वेलकम टू यूपीएससी ऑनलाइन। तो हम रवि साग जी की जो कॉपी है, हम टेस्ट कोड हम देख रहे थे यहाँ पे 1515, इसका हमने 4 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे और आज हम 5 और 6 जो क्वेश्चन है उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो हमारा क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि लैंड बैंक्स आर इंक्रीजिंगली गेनिंग प्रोमिनेंस इन इंडिया टू इनकरेज land use efficiency and enable economic growth. In this context, discuss the benefit of land banks and state the concern associated with it. 150 वर्ड्स में आपको उसको लिखना है। हिंदी में पढ़ लेते हैं। भूमि उपयोग दक्षता को प्रोत्साहित करने और अधिक वृद्धि को सक्षम बनाने के लिए भूमि बैंक भारत में तेजी से प्रमुखता प्राप्त कर रही है। इस संदर्भ में भूमि बैंकों के लाभ तथा से संबंधित चिंताओं का उल्लेख करना है। ठीक, तो यह है क्वेश्चन। अब इसको हम आंसर को देखते हैं कि रवि सियाग जी ने आंसर को क्या लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए। भूमि बैंक से तात्पर्य विभिन्न विखंडित भूमि क्षेत्रों को संगठित कर समेकित करने से है, ताकि भूमि की जो औद्योगिक व अवसंरचनात्मक मांगों को पूरा किया जा सके। उदाहरण के लिए बजट 2021 व नीति आयोग द्वारा सुझाव दिए गए होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार उन्होंने भूमिका को बता दिया है। आगे हम बात करेंगे कि इसके लाभ क्या है। चलिए, पहला लाभ दिया गया है अवसंरचना है तो निजी क्षेत्र की मांग पूर्ति हो जाती है। परियोजनाओं में भूमि अधिग्रहण समय कम हो जाता है। भूमि विवादों की मात्रा व लंबिता में कमी आ जाती है। जैसे कि हम देखते हैं कि भारत में अभी जो 65% सिविल वाद है। उचित मूल्य पर भूमि उपलब्ध सुनिश्चित हो जाती है। ठीक है, अगला है अग्र सक्रिय नीति द्वारा निजी क्षेत्र को सहयोग देने में सहयोग होता है। जैसे कि उदाहरण के लिए हम बात करेंगे उद्योग मंत्रालय, तो यहाँ पे भारतीय जो उद्योग लैंड बैंक पोर्टल का निर्माण किया गया है उद्योग मंत्रालय द्वारा। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे देख लेंगे। अब हम बात करें यहाँ पे चिंताएँ क्या हैं, इस सबसे जुड़ी चिंताएँ क्या हैं, इनको भी समझ लेते हैं। तो पहली चिंता हो जाती है कानूनी। कैसे? सरकारी अधिग्रहण करने से भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 के सहमति खंड दिया गया है कि इससे विलोपन हो जाता है। जैसे कि निजी क्षेत्र अधिग्रहण हेतु 80% भूधारक सहमति आवश्यक होनी चाहिए इसमें। ठीक है, 80% जब तक वो सहमति नहीं देगा, 80% भूधारकों की सहमति नहीं होगी, तब तक ये लागू नहीं होगा, यहाँ पे पास नहीं होगा। अगला क्या है? विवादित भूमि का लैंड बैंक में शामिल होना। ये इशू मतलब ऐसे बना ही रहेगा ये कुछ ना कुछ इसमें। अगला है पारंपरिक भूस्वामियों के अधिकारों का हनन किया जाना। जो कि पारंपरिक भूस्वामी हैं, इनके अधिकारों का हनन होगा। यहाँ पे एक इशू ये भी उभर के आता है। जैसे कि हम बात करेंगे अमरावती भूमि में, यहाँ पे पूलिंग में समस्या आई गई थी। ठीक है, अगला है उचित क्षतिपूर्ति प्रावधान के मुद्दे। ठीक है, क्षति प्रावधान की बात होती है वो पूरा नहीं हो पाता है, उसका इशू बना रहता है। अगला है कागजी व व्यवहारिक धरातल पर भूमि गुणवत्ता के मुद्दे, यानी कैसी भूमि है इसकी बात हुई होगी ना। तो ये सब हमें जो चिंताएँ हैं वो देखने को मिलेंगी। इसके बाद हम निष्कर्ष की बात करें कि यहाँ पे क्या निष्कर्ष दिया जाना चाहिए। तो उपरोक्त समस्याओं का सक्रिय समाधान कर भारत के अवसंरचना व औद्योगिक विकास में लैंड बैंक की भूमिका बढ़ाई जा सकती है। साथ ही आधुनिक GIS तकनीक व भूमि अधिग्रहण प्रावधानों से सुसंगत कार्यवाही की जानी चाहिए। तो इस प्रकार से हमने निष्कर्ष देके आंसर को समाप्त कर दिया है। ठीक है, आप वीडियो को दोबारा सुन के भी इस आंसर को अच्छे से पढ़ सकते हैं। मैं एक काम करता हूँ, आप लोगों को वीडियो में यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगा। अगर आप PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो वहाँ से डाउनलोड करके आसानी से पढ़ सकते हैं। ठीक है, और उसके कुछ नोट्स भी बनाना चाहते हैं तो आराम से एक नोट्स फॉर्म में बना के तैयार कर सकते हैं, ताकि आपका ये टॉपिक है ये तैयार हो जाएगा। क्योंकि ये इशू हमेशा बनी रहते हैं चर्चा में मोस्टली। तो जो इशू आपको लगता है कि फ्यूचर में आने की संभावना है, तो उन पर आप नोट्स को जरूर बना लीजिएगा। ठीक है, काफ़ी हेल्पफुल होगा आने वाले एग्जाम में। चलिए, तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है वो मर्सरीकरण से है। तो मैं पढ़ देता हूँ उसे कि desertification has been described as one of the greatest environmental challenges of our time and climate change is making it worse। ठीक है, डिस्कस करना है 150 वर्ड्स में। मर्सरीकरण को वर्तमान समय की सबसे बड़ी पर्यावरणीय चुनौतियों में से एक के रूप में वर्णित किया गया है तथा जलवायु परिवर्तन इसे बदतर बना रहा है। चर्चा कीजिए। चलिए देखते हैं कि रवि सियाग जी ने इसे कैसे लिखा है। चलिए, तो जलवायु परिवर्तन या अन्य मानवीय कारकों के द्वारा शुष्क, अर्धशुष्क एवं ऊषर उप आर्द्र भूमियों की भौतिक जैविक उत्पादकता में ह्रास को मरुस्थलीकरण कहा जाता है। सबसे पहले यहाँ पे क्या बता दिया है कि जो मरुस्थलीकरण किसे कहा जाता है, तो हमने यहाँ पे एक डेफिनेशन दे दी है कि इन चीज़ों के कारण हमें जो ह्रास होता है उसको हम मरुस्थलीकरण कहते हैं। क्योंकि यहाँ पे इसरो के हालिया एक अध्ययन हुआ होगा ना, ठीक है, इंडिया लैंड एटलस के अनुसार
इसरो ने एक इंडिया लैंड एटलस निकाली होगी। इसके अनुसार क्या है, भारत की 29% जो भूमि है वो कैसी अवनयित है। ठीक है, तो ये चीज़ देखी गई है यहाँ पे, जिसे हम मरुस्थलीकरण के रूप में देखेंगे, या फिर मरुस्थल है, या फिर यहाँ पे उत्पादकता कम है, यहाँ पे उत्पादकता बहुत कम मात्रा में है। तो जलवायु परिवर्तन व मरुस्थलीकरण है। मरुस्थलीकरण क्या होता है, क्या किन कारणों से होता है, इन दोनों में हम अंतर देखते हैं या फिर पैरेलल कैसे चलते हैं। तो जलवायु परिवर्तन, इससे क्या होता है, कम जल उत्पादकता उपलब्ध होने लगता है। ठीक, कम जल उपलब्धता। अगला, अधिक तापमान हो जाता है। जैव उत्पादकता में कमी आने लगती है। बाढ़, तूफान, आपदाएं, ऐसी जो आपदाएं हैं, बाढ़ तूफान जैसी आपदाएं आने लगती हैं। ठीक है, अगला इसमें क्या होता है, मृदा कार्बन विमुक्ति, एक ही चीज़ होने लगती है। दूसरा, मृदा कार्बन सिंक में कमी आने लगती है। जो कार्बन है, ये मतलब कार्बन बता रहे हैं, अगर कार्बन अधिग्रहण कम होगा तो इससे क्या होगा, जलवायु परिवर्तन होगा। जलवायु परिवर्तन से क्या होगा, कमियाँ होंगी, ये चीज़ देखने को मिल जाती हैं। तो मृदा कार्बन विमुक्ति होती है, इससे भी जलवायु परिवर्तन में वृद्धि होगी। मृदा कार्बन सिंक में कमी होगी तो जलवायु परिवर्तन में वृद्धि होगी। कार्बन अधिग्रहण कम होगा तो भी जलवायु परिवर्तन में वृद्धि होगी, और पेड़ पौधों की कमी होगी तो भी जलवायु परिवर्तन में वृद्धि होती है। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने ऐसे एक ग्राफ बना के बता दिया है, आप समझ सकते हैं। इन्होंने स्टार्टिंग कहाँ से की है, यहाँ से की है, एक मृदा अपरदन या फिर कार्बन क्षेत्र में का क्षय होना, इससे क्या होगा, मरुस्थलीकरण। इनसे तीन चीज़ें सामने मतलब निकल के आती हैं। ठीक है, ये पॉजिटिव फीडबैक लूप टाइप का हमने बना दिया है। चलिए आगे हम बात करते हैं कि इसके संबंधित अन्य समस्याएं क्या है मरुस्थलीकरण से संबंधित। तो पहला है कि आर्थिक चुनौती, दूसरा है पर्यावरणीय चुनौती, तीसरा है सामाजिक चुनौती। तो हम बात करते हैं आर्थिक चुनौती में। तो यहाँ पे कम आर्थिक उत्पादकता होने लगती है, आजीविका पर प्रभाव पड़ता है, और जल संकट मंडराने लगता है। पर्यावरणीय चुनौती की बात करते हैं तो जलवायु परिवर्तन सबसे बड़ी समस्या है। जैव विविधता हानि, ये भी एक समस्या हो जाती है। सामाजिक चुनौती, सूखा पड़ना, अकाल पड़ना, इससे क्या होता है, मानव पूंजी कम होने लगती है। उत्पीड़न व शोषण में वृद्धि होने लगती है। ये आप देखते होंगे, जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है तो गरीब और शोषित जो वर्ग होते हैं वो और शोषित होते जाते हैं। ठीक है, ये समस्या सामने आती है। अब इसके लिए आगे की राह क्या होनी चाहिए, तो इसको हम जरा देख लेते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण को रोकने हेतु अभी समय है कि UNCCD, ठीक है, इस पर कार्रवाई करना। राष्ट्रीय नीतियों के निर्माण में, जैसे कि नेशनल मिशन ऑन ग्रीन इंडिया, ये एक प्रकार का नीति निर्माण हो जाता है। दूसरा, अवॉइड, रिड्यूस, रिवर्स जैसे उपागम है, इनको हमें प्रयोग में लाना है। इस प्रकार की हमें चीज़ों को आगे करना चाहिए। इनके अलावा प्रभावी वृक्षारोपण व सामुदायिक सहयोग के द्वारा भी इस चुनौती का जो है प्रभावी रूप से सामना किया जा सकता है। ठीक है, वृक्षारोपण करके भी ऐसा सामुदायिक सहयोग होता है। तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं, जब भी हम ग्रुप मिल जाता है हमें, ठीक है, ग्रुप से काम करते हैं तो हमें सामुदायिक भावना का उत्पन्न होने लगता है, जिससे हम क्या करते हैं, अच्छे से जो भी कार्य करना है उसको कम समय में और कम लागत में कर सकते हैं। ठीक है, जैसे वृक्षारोपण का एग्जांपल लेते हैं, अगर हम सामुदायिक सहयोग की भावना की बात करते हैं, ठीक है, अगर हम गाँव में, शहरों में ऐसा कोई ग्रुप बनाते हैं, कैंपेन चलाते हैं, जिससे क्या होगा, वृक्षारोपण को बढ़ावा दिया जाएगा, लोगों को अवेयर किया जाएगा। इस प्रकार की हमें भूमिका को आपने प्रस्तुत कर दिया है। तो ये हमारा जो आंसर हो गया, आंसर के साथ साथ हम चीज़ें सीख भी रहे हैं। ठीक है, आप ये मत समझिए कि केवल ये आंसर राइटिंग लेकर ही हमें पढ़ाया जा रहा है या फिर समझाया जा रहा है। यहाँ पे हम कितने विषयों की समझ में विकसित हो रही है, ताकि आने वाले समय में आपके पास पहले से ही ये मटेरियल तैयार रहेगा और आप सीधे सीधे आंसर में लिख सकते हैं। क्योंकि आंसर की जो डिमांड है वही, क्वेश्चन की जो डिमांड है वही रहेगी, शब्द वही रहेंगे। बस आपके पास क्या हो जाएगा, जो नोट्स है, ठीक है, आप इससे क्या कर सकते हैं, कुछ नोट्स बना सकते हैं। ठीक, और उनको अपने बार बार रिवीजन करिए, और रिवीजन करके इनको फिर आप जब भी कभी आंसर राइटिंग लिखते हैं तो उनको आप इनको उतारिए, और जब आंसर राइटिंग से आपको बार बार ये अच्छे कंठस्थ हो जाएगा, फिर आपको एग्जाम में जाके इसे आप फिल कर सकते हैं। ठीक, तो इस प्रकार आपकी जो आंसर राइटिंग है वो अच्छे से ही मजबूत हो सकती है और अच्छे नंबर आप पा सकते हैं। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।